Hello students, today we are going to start our new chapter of civics of class 6, chapter first, understanding diversity। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 की सिविक्स का बुक का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो आज इस चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में समझेंगे। डाइवर्सिटी होती है विविधता, ठीक है, जो डिफरेंस होता है लोगों का आपस में एक दूसरे के बीच में, तो उस डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, अगर आप सबसे पहले अपने क्लासरूम में देखते हो तो क्या आप देखते हो कोई ऐसा भी है जो आपकी जैसा बिल्कुल सेम दिखाई देता हो? बताओ, दिखाई देगा जो आपकी तरह बिल्कुल सेम हो? नहीं होगा। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में आप ये भी सीखेंगे कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट होते हैं। नॉट ओनली वो ना तो केवल अपने लुक से डिफरेंट होते हैं, बट लेकिन वो अलग अलग डिफरेंट रीजनल, डिफरेंट कल्चरल और डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यह एक एक्टिविटी दी रखी है कि 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स एबव। ये जो एक्टिविटी है वो किसी क्लास के 3 बच्चों ने एक फिगर को बनाया है। तो एक बच्चे ने ऐसी पिक्चर बनाई जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरे बच्चे ने ऐसी बनाई, तीसरे बच्चे की पिक्चर ऐसी है। तो क्या इन तीनों बच्चों की पिक्चर बिल्कुल सेम है? बताइए। नहीं है, ठीक है। तो ये ही डाइवर्सिटी है। इसके बाद ये बॉक्स दे रखा है, इसको यूज करके, इस बॉक्स को यूज करके आपको इसमें एक ह्यूमन फिगर बनाना है, किसी ह्यूमन का पिक्चर बनानी है। तो सारे क्लास के बच्चे जब इसमें एक ह्यूमन का पिक्चर बनाएंगे तो क्या वो पिक्चर सारे बच्चों की सेम होगी? बताइए। नहीं होगी। और जो ड्राइंग होगी बच्चों की वो काफ़ी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये सब क्यों होगी? ये सब इसके कारण से होगी क्योंकि हर बच्चे की एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होती है। हम केवल एक दूसरे से डिफरेंट ही नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि अपनी कभी कभार अपनी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसमें भी हम लोग डिफरेंट होते हैं। हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है उससे भी हम लोग डिफरेंट होते हैं। या फिर जो हमारी रिलीजियस रिचुअल्स होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी हमारी डिफरेंट होती हैं। तो जब आप लोग उस कॉलम में, जब आप लोग ह्यूमन फिगर्स का पिक्चर बना लोगे तो अब आप अपनी टीचर से कहोगे उसे चेक करने के लिए। तो जब वो टीचर उसको चेक करेंगे तो क्या सारे बच्चों की वो पिक्चर सेम होगी? नहीं होगी। कुछ बच्चों की सेम होगी? नहीं होगी। अब सबके माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, अब जिसके माइंड में जैसा थॉट आएगा वो वैसी पिक्चर को ड्रॉ करेगा। तो उन सब की पिक्चर कैसी सेम होगी? नहीं होगी। तो बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, लेकिन पिक्चर सेम नहीं होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे क्लास में जिनका आंसर थोड़ा बहुत आपकी तरह सेम भी होगा। जैसे कि उनसे पूछा जाए कि कितने बच्चे सेम काइंड की बुक स्टडी करना लाइक करते हैं, तो हो सकता है उनमें से 2-4 बच्चों के आंसर बिल्कुल सेम निकल आएँ। या फिर क्लास में पूछा जाए कि हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स, कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने टाइप की लैंग्वेज को स्पोक करते हैं, तो हो जाए कि कुछ बच्चों का आंसर सेम आ जाए, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर सेम नहीं होगा। तो अगर हम लोग मेकिंग फ्रेंड्स बनाने की भी अगर हम बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसे इंसान को अपना फ्रेंड बनाएं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो?
क्या ऐसे इंसान को हम अपना फ्रेंड बनाएंगे जो हमसे डिफरेंट हो? नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे एक स्टोरी भी दे रखी है, जो कि एक नैरेटर, जो इस चैप्टर का जो नैरेटर हैं उन्होंने ये स्टोरी लिख रखी है। तो पहले हम लोग इस स्टोरी को देख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब किसी यहाँ एक किसी एक जोक का नहीं था। और जोक क्या है कि एक जोक है जो कि एक स्मॉल रेग्ड बॉय, एक जो छोटा बच्चा है जो न्यूज़पेपर्स को सोल्ड करता है जनपद क्रॉसिंग पर। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है, जो चौराहा है बीच का उसका जनपद का, तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा है वो न्यूज़पेपर्स को बेचता है। तो इसके जो नैरेटर हैं वो कह रहे हैं कि एवरी टाइम, प्रत्येक समय, मैं साइकिल चला के, आई साइकिल पास्ट, ही वुड रन आफ्टर मी। तो जब प्रत्येक समय जब मैं उधर से निकलता था अपनी साइकिल पर, तो वो लड़का मेरे पीछे दौड़ता था न्यूज़पेपर्स को पकड़कर और चिल्लाता था। जो उस शाम की जो हेडलाइंस होती थी उन्हें हिंदी और इंग्लिश के वर्ड को मिक्स करके वो चिल्लाता था। तो इस समय क्या था कि इस समय जब वो चिल्ला रहा था तो मैं वहाँ रुका। ठीक है, और उससे हिंदी पेपर मांगा। मीन्स नैरेटर कह रहे हैं कि जब कभी वो उस रास्ते से निकलते थे जनपद चौराहे से, तो वो लड़का उनकी साइकिल के पीछे पीछे चिल्लाता हुआ भागता था। जो उस शाम की जो हेडलाइंस हुआ करती थी उन्हें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स करके। तो इस समय क्या था कि वो नैरेटर वहाँ अपनी साइकिल से उतरे और उन्होंने उससे हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा या हिंदी के न्यूज़पेपर के लिए पूछा। तो हिज माउथ फेल ओपन, तो उस लड़के का जो मुंह था, जो माउथ था, वो थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा उसने बात की। वो बोला कि यू मीन यू नो हिंदी, कि आपका मतलब है कि आपको हिंदी आती है, कि आप हिंदी जानते हैं, उस लड़के ने पूछा। तो नैरेटर यहाँ रिप्लाई कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स आई सेड, वो कह रहे हैं मैंने कहा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, एज आई पेड फॉर द पेपर, और उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तो वाई वॉट डिड यू थिंक, और वो पूछ रहे हैं कि क्यों, तुमने ऐसा क्या क्यों सोचा। तो वो लड़का थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है कि बट यू लुक सो अंग्रेज, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज दिखाई देते हो, उस लड़के ने कहा। तो यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो आपका मतलब है कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो उस लड़के ने इसलिए बोला था क्योंकि जो नैरेटर था वो थोड़ा सा अंग्रेज दिखाई देता था, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाला दिखाई देता था। तो ऑफ कोर्स नैरेटर कह रहा है ऑफ कोर्स आई कैन, मैं बोल सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। दिस टाइम अ लिटिल इम्पेटेंटली आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। तो वो नैरेटर कह रहे हैं इस समय हाँ बिल्कुल मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ और हिंदी को लिख भी सकता हूँ। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैंने स्कूल में भी पढ़ता था, जिसे मैंने स्कूल में भी पढ़ा है। अब वो लड़का कहता है कि सब्जेक्ट्स ये क्या होते हैं, उसने पूछा। तो अब वो नैरेटर कह रहा है कि हाउ कुड आई एक्सप्लेन, अब मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया। तो वेल इट इज़ समथिंग, ये कुछ, आई बिगेन बट द लाइट चेंज एंड द हैंगिंग। तो वो नैरेटर कह रहा है कि तभी क्या होता है, जो सिग्नल की जो लाइट होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, और पहले जो रेड थी तो वो नैरेटर वहाँ रुक गया था, लेकिन रेड के बाद जब वो ग्रीन में टर्न होती है तो वो नैरेटर वहाँ से चलने लगता है। ठीक है, और उसके पीछे पीछे बाकी का जो ट्रैफिक था वो भी उसके पीछे चलने लगता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, अगले दिन वो लड़का फिर से वहाँ था और वो नैरेटर को देखकर स्माइल कर रहा था, हंस रहा था, और उसके हाथ में अपने हाथ में एक हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़े हुए था। भैया, ही सेड, वो बोला भैया आपका अखबार। ठीक है, तो कौन बोला, ये वही छोटा लड़का था जो न्यूज़पेपर बेचता था। तो अब फिर से वो लड़का कहता है कि अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो जो इंग्लिश वर्ड का जो साउंड था उसकी टंग से, उस लड़के की टंग से जो इंग्लिश वर्ड का जो साउंड था वो थोड़ा सा स्ट्रेंज था, थोड़ा सा विचित्र था।
इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। इसके जो साउंड था इस मीनिंग का इंग्लिश में, उसका अदर भी मीनिंग होता था, जैसे कि टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, किसी के द्वारा शासन किया जाना। तो जब उसने बोला कि भैया ये सब्जेक्ट क्या होता है, अब आप बताइए क्या चीज़ है, तो नेटर कहते हैं कि ओ ये एक पढ़ने की चीज़ है, पढ़ने की कुछ चीज़ होती है। मैंने कहा तो उसके बाद फिर क्या होता है, एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क हिम, तो तभी रेड लाइट हो जाती है। तो फिर नेटर थोड़ा सा बातचीत करते हैं जब तक कि रेड लाइट ग्रीन में ना चेंज हो जाती तब तक। तो वो पूछते हैं क्या तुम कभी स्कूल गए हो, तो वो लड़का कहता है नेवर, कभी नहीं। तो वो ये आंसर देता है। उसके बाद वो थोड़ा सा प्राउडली बताता है, अपने आप पर थोड़ा गर्व करके वो ऐड करता है उसी लाइन में कि मैंने आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था जब से मैंने तभी से काम करना शुरू कर दिया था जब मैं इतना ऊंचा था। तो वो जो नैरेटर की जो साइकिल की सीट थी उसकी तरफ वो इशारा करते हुए बोलता है कि जब मैं साइकिल की सीट कितना ऊंचा था तभी से मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने आप को मेजर करते हुए ये लाइन बोलता है। और साथ में वो ये भी बताता है कि सबसे पहले क्या था कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी ये सब काम करने के लिए, लेकिन अब इस सारे काम को मैं अकेला ही करता हूँ। तो नैरेटर उससे पूछता है कि वेयर इज योर मदर नाउ, तुम्हारी माँ अब कहाँ है। तो नैरेटर जब उससे पूछता है तो तभी क्या होता है, लेकिन जो लाइट्स होती हैं वो फिर से चेंज हो जाती हैं और वो नैरेटर फिर से चलने लगता है आगे की तरफ। तो वो कहता है नैरेटर कि मुझे पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, मेरे पीछे से, कि वह मेरठ में है, ठीक है। द रेस्ट वर ड्रॉन आउट, और मेरे जो रिश्तेदार भी हैं वो सब मेरठ में ही हैं। और अगले दिन जब वो मिलता है तो वो कहता है कि मेरा नाम समीर है, ठीक है। वो अगले दिन जब मिलते हैं दोनों तो वो नैरेटर से कहता है मेरा नाम समीर है, और थोड़ा सा शर्माते हुए पूछता है कि व्हाट्स योर्स, तुम्हारा नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल बॉबल्ड। तो ये बड़े आश्चर्यचकित की बात थी, और जो नैरेटर की साइकिल थी वो थोड़ी सी डगमगाई, और वो कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। ये लाइन नैरेटर ने कही कि व्हाट, क्या। तो उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी। यस आई ग्रिन्ड एट हिम, उसकी आंखें थोड़ी सी चमका, उसकी आंखें थोड़ी सी चमकी, ठीक है। तो फिर कि इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान फादर। तो नैरेटर कहता है कि ये नाम हनुमान के पिता का भी यही नाम है, समीर। यू नो, तुम जानते हो। तो सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो वो लड़का बड़े प्यार से कहता है, तो वो लड़का बड़े प्यार से खुश होके कहता है कि तो अब से मेरा नाम समीर एक है और तुम्हारा नाम समीर दो, सॉरी। तो वो लड़का बड़े खुश होके कहता है कि आपका नाम समीर एक है और मेरा नाम समीर दो। कौन कहता है, ये लड़का कहता है कि नैरेटर का नाम समीर एक है और लड़के का खुद का नाम समीर दो है। तो समथिंग लाइक दैट, नैरेटर कहता है कि आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, और तभी मैंने अपना हाथ उठाया उससे हैंडशेक करने के लिए, हाथ मिलाओ समीर दो। नैरेटर उससे लड़के से कहता है कि हाथ मिलाओ समीर दो। तो उस छोटे से लड़के का जो छोटा सा हाथ था वो नैरेटर के हाथ में एक छोटे से पक्षी की तरह समा गया, और जब नैरेटर उससे छोड़ के जब जाने लगा तो भी वो उस लड़के की हाथ की जो गर्माहट थी उसे अपने हाथ में महसूस कर सकता था। तो फिर नेक्स्ट डे की बात है, अगले दिन क्या होता है कि ही डिड नॉट हैव इज यूजुअल स्माइल फॉर। अगले दिन जब वो दोनों मिले तो वो लड़का उस नैरेटर को देख के मुस्कुराया नहीं, उसके चेहरे पे कोई भी स्माइल नहीं थी, ठीक है। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, वो कहता है कि मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मीन्स वहाँ गड़बड़ हो गई है और वहाँ बहुत सारे लोग दंगे फसाद में मारे गए हैं। तो नैरेटर भी उस हेडलाइंस की तरफ देखता है तो उस पर लिखा था कम्युनल रायोट्स, मीन्स सांप्रदायिक दंगे, इट ब्लेज्ड। तो लेकिन समीर, इससे वो नैरेटर शुरू ही करने वाला था कि तभी वो समीर दो लड़का बोलने लगा
कि मैं मुस्लिम हूँ, आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम हूँ समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ, उसने आप उत्तर दिया। और बोलने लगा कि मेरे बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरठ में रहते हैं, और उसकी आंखों से तब आंसू निकलने लगे। ठीक है, जब नेटर ने उसके सोल्जर्स पे हाथ रखा, जब उसके सोल्जर को टच किया तो उस लड़के की आंखों से आंसू निकलने लगे। ही वुड नॉट लुक अप, तो वो लड़का, उस लड़के ने ऊपर की तरफ वो नहीं देख सका। और उसके बाद वो कभी भी उसके रास्ते में, नेट के रास्ते में कभी उस लड़के ने क्रॉस नहीं किया, और ना तो वो कभी दिन में, ना फिर कभी भी वो लड़का उस नेटर से नहीं मिला। और कोई भी इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़पेपर उसे नहीं बता सकता था कि समीर दो कहाँ चला गया है। तो ये एक स्टोरी थी डाइवर्सिटी को लेकर समीर एक और समीर दो के बीच में। तो इसके बाद इसमें एक एक्टिविटी वर्क दे रखा है कि आपको ऐसे 3 तरीके लिखने हैं जिनसे समीर एक और समीर दो आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। तो डिफरेंट क्या था कि लेट मी टेल यू दैट समीर एक को इंग्लिश आती थी, जबकि समीर दो को केवल हिंदी आती थी। ठीक है, समीर एक पढ़ा लिखा ग्रे एजुकेटेड पर्सन था, जबकि समीर दो क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। समीर एक हिंदू था, जबकि समीर दो कौन था, मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड से वो लोग बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी वो लोग बात करने का मन हुआ उन दोनों का आपस में, और वो लोग फ्रेंड्स बने। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, और साथ में समीर एक शुरुआत से ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ा, जबकि समीर दो को स्कूल जाने के चांस ही नहीं मिला। ठीक है, तो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लिव्स, तो समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने संभवतः उनके घर पे उनके फूड को टेस्ट भी किया होगा, ईट भी किया होगा, उनके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल्स भी मनाए होंगे, अलग फेस्टिवल, और उनके कपड़े भी पहन के ट्राई किए होंगे, और साथ में उनकी लैंग्वेज को भी बोला होगा। तो ये सारी चीज़ हमारी डाइवर्सिटी को लेकर है। लेकिन अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन इंडिया की, भारत में डाइवर्सिटी कैसी है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटीज़ है। हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। बट एक्चुअली अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन करते तो हम वही चीज़ें हैं। तो अगर अब हम एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने की बात करें, तो आज से 200 ईयर्स या इससे थोड़ा आगे पहले की बात करें, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार जब लोगों की लाइफ का एक हिस्सा नहीं हुआ करते थे, तब जो लोग हुआ करते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान संसार में जाने के लिए या तो पानी के जहाज़ से जाते थे, या घोड़े की बैक पर सिट होके जाते थे, या फिर कैमल्स के थ्रू, या फिर पैदल चलकर जाते थे। और वो या तो नई लैंड के चक्कर में जाते थे, या कहीं सेटल होने के लिए जाते थे, या फिर व्यापार करने के लिए जाते थे। ठीक है, और इसी के कारण से वो एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक रहते भी थे। कुछ लोग अपना घर छोड़ के जाते थे क्योंकि वहाँ फैमाइश, अकाल पड़ने की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से उन्हें खाना नहीं मिल पाता था उनके पेट भरने के लिए, तो इसलिए वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस चले जाते थे। ठीक है, तो ये सारी हमारी डाइवर्सिटीज ही है। अब यहाँ हमारी 2 स्टेट्स की स्टोरी दे रखी है कि वहाँ कैसी डाइवर्सिटी है उसके बारे में, और हम इस चैप्टर में रीड कर लेंगे, जो कि लद्दाख और केरला की है, जो कि इंडिया के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो इनके बारे में अगर हम जब बात करें तो लद्दाख क्या है कि लद्दाख एक डिजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स पर सिचुएटेड है, और वहाँ बहुत कम ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और उस रीजन में ज़्यादा रेनीफॉल नहीं होती है। पूरा रीजन स्नो से कवर्ड होता है, ऑलमोस्ट ईयर का लार्ज पार्ट, मतलब साल में ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो स्नो से ही कवर्ड होता है।
वहाँ कुछ ट्रीज हैं, उस रीजन में कुछ ही ट्रीज ग्रो करते हैं। और पानी पीना हो तो लोग वहाँ स्नो मेल्टिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब गर्मियों के जो महीने होते हैं वहाँ लोग बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करते हैं, जब स्नो मेल्ट होती है तो उसी का वो पानी वहाँ ड्रिंक करते हैं। और वो लोग अपने पास सीप्स गॉड्स को रखते हैं। उस रीजन में, उस क्षेत्र में गॉड सबसे ज़्यादा स्पेशल होती हैं क्योंकि वे पासिमा वूल को प्रोड्यूस करती हैं। और दिस वूल की जो प्राइस होती है, इससे पासिमा शॉल्स बनाई जाती है जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट प्राइस में ये लोग सेल करते हैं। और जो लद्दाख के जो पीपल हैं वो गॉड से उसकी वूल केयरफुली कलेक्ट करते हैं और उसे कश्मीर के जो व्यापारी हैं उन्हें वो सेल कर देते हैं। और पासिमा शॉल्स मोस्टली कश्मीर में बुनी जाती हैं। और जो वहाँ के लोग हैं जो ईट करते हैं वो मीट या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो मीट खाते हैं या मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, जैसे कि चीज़ है, बटर हुआ। और हर परिवार के पास खुद की गॉड्स काउच और याक काउच होती हैं। तो बीइंग अ डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट, अगर वह डिजर्ट होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख वहाँ के जो व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। तो वहाँ ये सोचा जाता है कि वहाँ एक अच्छा सा ट्रेड रूट भी है उस रास्ते से, जिससे कैरावैन ट्रैवल करते थे, जिसे हम टाइवेट कहते हैं। और ये कैरावैन्स अपने साथ टेक्सटाइल स्पीसीज, रॉ सिल्क और कारपेट्स ले जाते थे। तो ये तो एक लद्दाख की स्टोरी। और जो बुद्धिज्म जो लोग थे वो टाइवेट पहुँचे थे लद्दाख के थ्रू। लद्दाख को हम एक लिटिल टाइवेट के नाम से भी जानते हैं। और जो इस्लाम का जो इंट्रोड्यूस हुआ था जो इस्लाम, वो इसी रीजन में हुआ था आज से 400 साल पहले से, 400 साल से भी ज़्यादा पहले इसी रीजन में इस्लाम का इंट्रोड्यूस हुआ था इस्लाम। और लद्दाख अपनी जो रिच ओरल ट्रेडिशन है जैसे सॉन्ग और पोएम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो लोकल वर्जन्स है टाइबेटियन नेशनल का, वो केसर सागा है जो कि परफॉर्म किया जाता है मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के द्वारा। अब हम बात करेंगे केरला की। तो केरला एक ऐसा स्टेट है साउथ वेस्ट इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक स्टेट है जिसका नाम है केरला। तो ये सी से सराउंडेड है एक साइड से और दूसरी साइड्स पर हिल्स हैं। और वहाँ एक नंबर ऑफ स्पीसीज ग्रोन करती हैं, जैसे कि पीपर हुई हमारी, क्लोव्स हुआ, कार्डामॉम्स। तो ये सारे जो स्पीसीज हैं, पीपर हैं, ये उसी रीजन में ग्रो करते हैं। और इसके साथ जो इसकी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसी रीजन में वो बनाए जाते हैं आज से 2000 ईयर्स एगो पहले से ही। और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो भारत के क्रिश्चियनिटी लोगों को जाता है। और बहुत से अरब ट्रेडर्स भी थे जो यहाँ सेटल होने के लिए आए, जिसमें से जिसका मेनली नेम है वो आईवीएन बटूटा का है, जो कि वो यहाँ आया, जो कि मुश्किल से ही 700 ईयर्स एगो से भी कम समय में, 700 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो कुछ ही समय में वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आया। और उसने अपना ट्रैवल लॉग भी लिखा हुआ है जिसने वहाँ मुस्लिम लोगों के रहन सहन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जो उसकी कम्युनिटी थी उसे काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड, हाईली रेस्पेक्टेड माना जाता था। उसके बाद जो हमारे पोर्टुगीज हुए वो सी रूट से इंडिया की तरफ आए यूरोप से, उसमें हमारा जो वास्को डी गामा था वो शिप के थ्रू यहाँ इंटर हुआ केरला का जो राज्य था। ठीक है, तो केरला में जब वो इंटर हुआ तो उसके बाद उसने यहाँ के मेन जो पीपर था उसके ऊपर उसने फोकस किया और उसका उसने व्यापार करना शुरू किया। केरला में एक पार्ट था जिसे हम कालीघाट के नाम से जानते हैं, जहाँ सबसे पहले पोर्टुगीज इंटर हुए थे। और वहाँ उन्होंने अपनी एक जो उनकी वो थी ट्रेड सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ से वो इंडिया से माल लेते थे और उसका प्रोडक्शन यूरोप के लिए भेज देते थे, वहाँ ये व्यापार करते थे। तो अगर हम इन्हीं हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो जो पीपल हैं केरला के वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जुदेज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है, बुद्धिज़्म है। आप चाहो तो ये अच्छे से देख सकते हो कि वो किस किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। ये तो थी वहाँ की
बात अगर अब हम वहाँ खाने पीने की बात करें तो फिशिंग नेट्स, ठीक है, फिशिंग नेट्स को वहाँ यूज किया जाता था, सिमिलर लाइक दिस चाइनीज फिशिंग नेट्स, ठीक है, जिसे हम चीना वाला कहते हैं। और वहाँ जो अटेंसिल्स यूज किए जाते थे, अटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग, उसे हम चीना चट्टी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो चीन वर्ड है वो चाइना से लिया गया है, और जो वहाँ की फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ ज़मीन है, क्लाइमेट है, वो सूटेड है राइस को ग्रो करने में। और जो वहाँ की मेजॉरिटी के जो लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ के लोग राइस को खाते हैं, राइस, फिश और वेजिटेबल्स को ईट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये केरला है वो ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है, ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ज्यूइश अरब ट्रेडर्स भी सबसे पहले हमारे यहीं आए थे, जिसमें थे जो हमारे एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट थे, सेंट थॉमस थे, वो यहाँ आज से 2000 साल पहले आए थे। और क्रिश्चियनिटी का पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। किसको जाता है? जो एपोस्टल थे जो क्रिस्ट के, जिनका नाम था सेंट थॉमस, ठीक है। ये केरल की सीन है जो कि आप देख सकते हैं। ये बोट रेस हो रही है, जो कि ओणम फेस्टिवल, जो केरल में जो ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है बोट रेस, ठीक है। तो जब हमने केरला और लद्दाख की जो स्टोरी रीड करी तो इसमें हमें पता चला कि ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं अपने ज्योग्राफिक फीचर्स में। और दोनों की जो रीजन्स हैं, रीजन्स की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा सिमिलर, जो कल्चरल की जो उनकी हिस्ट्री है वो ज़्यादातर एक दूसरे से सिमिलर है। और दोनों ही रीजन चाइनीज और अरब ट्रेडर्स के द्वारा प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। और ये जो ज्योग्राफी थी, जो केरला की जो ज्योग्राफी थी, जो कि अलाउ करती है वहाँ के लोगों को स्पीसीज पीपर को ग्रो करने के लिए, उनका कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। और इसमें हमने देखा भी था, लद्दाख की लोकेशन के बारे में भी जाना, वहाँ भी टूरिस्ट प्लेस को वो अट्रैक्ट करता है। और उसके साथ ही जो केरला है, केरला इज ऑल्सो अट्रैक्ट द टूरिस्ट प्लेस फॉर देयर पीपर्स एंड स्पीसीज। तो इधर एक सॉन्ग भी दे रखा है, डोंट फॉरगेट द रेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए दे रखा है, हिंदू मुस्लिम्स लोगों के लिए दिए रखा है। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो उसमें राइम में ये एक सॉन्ग इन्फ्लुएंस किया गया था, राइट किया गया था, जो कि दे रखा है। और ये सॉन्ग इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन IPTA के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इंडिया में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रही है। तो जब ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन किया तो उस समय जो वोमेन्स थी, जो मैन थे, जो वोमेन्स थे, वो डिफरेंट कल्चरल से, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स के होने के बावजूद भी एक साथ मिलकर सारे लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज किया। और भारत की स्वतंत्रता पाने के लिए जो मूवमेंट्स किए गए उसमें हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से उभर के आए। उन्होंने साथ साथ वर्क किया, साथ साथ एक साथ मिलकर वो जेल भी गए। और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ साथ साथ मिलकर अपनी अलग अलग एक रणनीति, मतलब एक रणनीति बनाई मिलकर। तो इंटरेस्टिंगली जो ब्रिटिश थे उनके लिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि भारत इंडियंस लोगों को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल, मतलब भारतीय लोगों में हम फूट डाल के अपना फ़ायदा निकाल के उनके ऊपर शासन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन लोगों ने ब्रिटिश को ये दर्शाने के लिए कि वो एक ही यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं, उसके लिए ये सॉन्ग कंपोज किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस सॉन्ग को जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद गाया गया अमृतसर में, ठीक है। अमृतसर में, मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो जलियांवाला कांड था वो अमृतसर में हुआ 1919 में। तो जो वहाँ का ब्रिटिश जनरल था डायर, उसने वहाँ के जो पीसफुल जो पीपुल थे वो अपनी बैठ के जो मीटिंग कर रहे थे, तो वो तभी वहाँ इंटर करता है और ही ऑर्डर्ड हिज ऑल द सोल्जर्स टू क्लोज ऑल द एग्जिट्स गेट ऑफ दैट गार्डन
एंड स्टार्टेड टू फायर ऑन द पीसफुल पीपुल। ठीक है, तो जो जनरल डायर था, जब वो वहाँ जलियांवाला बाग में एंटर करता है, जब वो देखता है कि वहाँ के लोग आराम से बैठ के जब अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वहाँ के वो जितने भी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं सबको वो क्लोज कराता है, और जितने भी उसके साथ सोल्जर्स होते हैं सबको वो शूट आउट का ऑर्डर देता है, और जो शांति से बैठ के जो लोग वहाँ अपनी मीटिंग कर रहे थे उन सब के ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। एट अ रिजल्ट देयर आर मैनी पीपुल हु वर किल्ड देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वर किल्ड, जिसका परिणाम ये निकलता है कि उस जलियांवाला ग्राउंड में हजारों लोग मारे जाते हैं। ठीक है, जिसका 21 साल बाद हमारे ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाके उसका बदला लिया था और जनरल डायर को वहाँ शूट किया था। तो ये सॉन्ग उसी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद कंपोज किया गया इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के द्वारा, ये दिखाने के लिए कि भारत में, हमारी इंडिया में अलग अलग बैकग्राउंड से पीपल होने के बाद भी हम लोग एक हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पब्लिश्ड है, उसमें उन्होंने कहा भी है कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर मीन्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि भारत की जो एकता है वो कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये लोगों के अंदर से आई हुई है, और जो कि बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग लोगों का विश्वास और भावनाओं को रखने की पावर है। ठीक है, क्षमता है। तो ये बात जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक में कही है कि बेशक भारत में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी उनकी एकता में मिसाल है और एकता उनकी कायम है। ठीक है, दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। और इसके बाद जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कंपोज किया गया है, जो कि नेशनल यूनिटी को वो भी डिस्क्राइब करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है सिविक्स की बुक का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे हमारी NCERT सिविक्स बुक के। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसके नीचे जो रेड बटन का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर लें, ताकि अगली जो वीडियो मैं पोस्ट करूँ वो डायरेक्ट आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जो कि इसके बाद जो वीडियो 2 आने वाला है, जो इसका सेकंड चैप्टर की जो वीडियो आएगी उसका। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको नीचे लाइक कर दें, और अगर आपको ये बेकार लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो या जो लाइन नहीं समझ में आई हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स।